हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ में। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लेखक कौन है? लेखक स्वयं एनी फ्रैंक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने टेक्स्ट पर। आई होप आप जय हिंद फ्रेंड्स। चलते हैं पैराग्राफ पर। सीधे पार्ट बना हुआ है, ठीक है। किन के नाम पर बना हुआ है? इन्हीं के नाम पर बना हुआ है जिनका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं पहले सीधे पैराग्राफ पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है एनी लीज मैरी, और फिर आगे दे रखा हुआ है एनी फ्रैंक, कोष्टक में लिखा है 12 जून 1929, और फिर आगे हाइफन का निशान लगा हुआ है। फिर लिखा है फरवरी और डैश लगा के मार्च 1945। वाज अ जर्मन बोर्न जेविश गर्ल। जेविश का मतलब क्या है दोस्तों? जेविश का मतलब होता है जेविश का मतलब दोस्तों होता है यहूदी। क्या होता है? यहूदी। शायद आप समझ पा रहे होंगे जेविश का क्या मतलब होता है? यहूदी। तो पूरे का मतलब क्या हुआ? एनी लीज मैरी यानी कि एनी फ्रैंक 12 जून 1929। फिर लिखा है फरवरी और डैश लगा के मार्च और 1945। वाज अ जर्मन बोर्न जेविश गर्ल, यानी मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक जर्मन लड़की थी जब वह जन्म से यहूदी थी। कैसी थी? एक जर्मन लड़की थी जो जन्म से कैसी थी? यहूदी थी। जेविश का मतलब क्या होता है? यहूदी। वही लिखा है यहाँ पर बोर्न जेविश गर्ल, यानी यहूदी लड़की। हु रोड, जिसने लिखा। वाइल, जब। इन हेडिंग, जब छिपी हुई थी। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपना, यानी कि छिपी हुई थी। कहाँ छिपी हुई थी? विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ में। इन 4 फ्रेंड्स, 4 मित्रों के साथ में। इन एम्स्टर्डम, कहाँ पे छिपी थी? एम्स्टर्डम। दोस्तों कहाँ पे छिपी थी? एम्स्टर्डम। और ये कब लिखा उसने कि वह जेविश गर्ल थी? लिखा कब? जब वह अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ में एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। और ये क्यों छिपी हुई थी? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जब क्या हुआ था? जब दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया हुआ था। क्या किया हुआ था? जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर क्या किया हुआ था? अपना अधिकार किया हुआ था। उसी दौरान ये और इनके परिवार के 4 मेंबर्स कहाँ छिपे हुए थे? एम्स्टर्डम में। अभी बताएंगे एम्स्टर्डम कौन था, ये कैसे स्थान है, कैसा है, कहाँ पे है, क्यों यहाँ पे छिपे हुए थे, उसकी सारी जानकारी मिलेगी। तो बात समझ में आई? ये कैसी लड़की थी? यहूदी लड़की थी। ये इसने कब बताया? जब ये अपने फैमिली के 4 मित्रों के साथ में एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। और क्यों छिपी हुई थी? क्योंकि वे इसलिए छिपी हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड पर क्या किया हुआ था? अधिकार किया हुआ था। किसने किया हुआ था? जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया हुआ था। किसने किया हुआ था? तो यहाँ पे साफ दे रखा है जर्मनी ने जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर क्या किया हुआ था? अधिकार कर रखा था। ये लिखा हुआ दोस्तों, हर फैमिली हैड मूव्ड, उनका परिवार चला आया एम्स्टर्डम में आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी। जैसे ही नाजियों ने जर्मनी पर पावर की सत्ता प्राप्त की, उसी समय उनका परिवार एम्स्टर्डम में आया हुआ था। ठीक है, चलते हैं। बट लेकिन वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन वो फंस गए जब नाजियों की सत्ता नीदरलैंड पर बढ़ गई। क्या हुई? जब नाजियों ने क्या कर लिया, यानी यहूदियों ने क्या कर लिया?
नाजियों पर अत्याचार। लेकिन क्या हुआ, जब नाजियों ने अपनी सत्ता किस पे बढ़ा ली, नीदरलैंड पर। वही यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर नाजी गेन, आफ्टर नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ाना, और किस पे बढ़ा लिया, इनटू नीदरलैंड, नीदरलैंड पर। जब नाजियों ने अपनी शक्ति या अपना पावर या अपनी सत्ता किस पे बढ़ा ली, नीदरलैंड पर। और जब नीदरलैंड पर बढ़ा ली तो हुआ क्या, एज प्रेस्क्यूशंस गेन द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। तभी होता क्या है, जब यहूदियों पर क्या हो गया, नाजियों के अत्याचार बढ़ने लगे। उसी समय क्या होने लगा, यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार, क्योंकि यहाँ पे नाजियों ने सत्ता नहीं कैसी थी, यहूदी थी। तो अब नाजी लोग यहूदियों पर क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे। जितने भी नाजी लोग थे यहूदियों पर क्या करने लगे, अत्याचार होने लगे। किसके होने लगे, यहूदियों पर। अब होने किसके लगे, नाजियों के। क्यों होने लगे, क्योंकि नाजियों ने नीदरलैंड पर अपनी सत्ता जमा रखी थी, और जैसे उनकी सत्ता आई तो वे लोग क्या करने लगे, यहूदियों पर अत्याचार करने लगे। बात समझ गए। आगे, द फैमिली वेंट, परिवार यानी कि चला गया। अब कहाँ चला गया, इनटू हाइडिंग, छिपने के लिए। इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। जो एनी फ्रैंक के पापा, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, इनकी ऑफिस थी। उसी ऑफिस की बिल्डिंग के एक रूम में ये सभी लोग छिप गए। क्यों छिप गए, क्योंकि नाजियों, जितने भी नाजी लोग थे यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, और ये भी एक यहूदी थी, तो इन पर भी अत्याचार हो रहा था। तो इस अत्याचार से बचने के लिए ये और इनके पिता की जो ऑफिस थी, उसी ऑफिस के एक बिल्डिंग के एक रूम में जाके छिप गए। वही यहाँ लिखा हुआ है, हर फैमिली इवेंट, उनका परिवार चला गया इनटू छिपने के लिए इन जुलाई 1942। कब चले गए, जुलाई 1942 में। इन हिडन, छिपने के लिए, रूम्स, कमरे में। इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स रूम बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, यानी इनके पापा के जो ऑफिस था उसकी बिल्डिंग के एक रूम में ये और इनका पूरा परिवार छिपने के लिए चले गए। चलते आगे लिखा हुआ है आफ्टर 2 years इन हिडिंग, 2 वर्ष तक छिपे रहे। कब तक छिपे रहे, बात समझ रहे, कितने दिनों तक रहे, 2 वर्ष। आफ्टर 2 years इन हिडिंग, 2 वर्षों तक छिपने के बाद में द ग्रुप वाज बेट्रियड। बेट्रियड का मतलब होता है पकड़ा जाना। द ग्रुप वाज बेट्रियड एंड ट्रांसपोर्टेड, और ये भेज दिया गया। 2 वर्ष के बाद में ये समूह क्या किया गया, जो एनी फ्रैंक थे, इनके पापा थे, इनके पूरे समूह को क्या कर लिया गया, बेट्रियड, पकड़ लिया गया। ट्रांसपोर्टेड, भेज दिया गया टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफाइड्स इन बेर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट वेरन। तभी होता क्या है, 2 वर्षों के छिपने के बाद में इनको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में लिखा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। क्या होता है, एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, एकाग्रता के ग्रुप में, कैंप में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। और जहाँ इनको भेजा गया उसी दौरान एनी फ्रैंक की टाइफाइड से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किससे हो जाती है, टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है, एनी की। कहाँ पे हो जाती है, एकाग्रता के कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ, एकाग्रता के कैंप में। एकाग्रता के कैंप में एनी फ्रैंक की टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है, हर फादर ओटो, उनके पिता ओटो, द ओनली सर्वाइव्स ऑफ द ग्रुप, यानी उस ग्रुप में कौन बचता है, केवल उनके पापा। और उनके पापा का मतलब सिर्फ एनी फ्रैंक के पापा। पूरा जो समूह था उस समूह में कौन बचता है, अकेले उनके पापा बचते हैं। तो होता क्या है, आगे लिखा है रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब ये समाप्त होता है, युद्ध पूरा समाप्त हो जाता है, एम्स्टर्डम में पुनः वापस आते हैं। कहाँ पे आते हैं, एम्स्टर्डम में। क्योंकि एम्स्टर्डम में पहले ही थे,
वहाँ से ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में यहाँ पे एकाग्रता के कैंप में भेजा गया। वहीं पे एनी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पापा सिर्फ अकेले बचते हैं और जब युद्ध समाप्त होता है तो पिताजी इनके फिर वो एमएसटी में पुनः वापस आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। जब इनके पापा वहाँ पे आते हैं तो इनके पापा को एनी फ्रैंक की एकमात्र क्या मिलती है? डायरी मिलती है। किसकी डायरी मिलती है? एनी फ्रैंक की। किसे मिलती है? इनके पापा को। किनके पापा को? एनी फ्रैंक के पापा को, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक। ठीक है, इनको मिलती है। आगे चलते हैं। कॉन्वेस्ट दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड। ये कैसा रिकॉर्ड था? बेजोड़ रिकॉर्ड था या एकमात्र रिकॉर्ड था। इनकी पुत्री का ये कैसा रिकॉर्ड था? एकमात्र रिकॉर्ड था। तो करते गए ही टुक एक्शन, उन्होंने कार्य किया टू हैव इट पब्लिश, इसे प्रकाशित कराने में, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एक युवा लड़की के नाम पे इस डायरी को पब्लिश कराने में इनके पापा ने जोर दिया। किनके पापा ने जोर दिया? किसने प्रकाशित करवा दिया? इनके पापा ने उस डायरी का क्या नाम रखवाया? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इस डायरी को प्रकाशित करा दिया। किसने करा दिया? ऑटो फ्रैंक ने। किसकी डायरी थी? एनी फ्रैंक की। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पुत्री का एक बेजोड़ रिकॉर्ड है, तो इसलिए इनके पापा ने उस डायरी को क्या कर दिया? नाम दे दिया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस नाम से इस डायरी को क्या कर दिया? प्रकाशित करवा दिया। किसने करवा दिया? इनके पापा ने। ठीक है, आई होप आप सभी से अच्छे समझ चुके होंगे। चलते आएंगे अगले पैराग्राफ पर, या इसको समरी एक बार कर देता हूँ। जो लड़की थी ये जन्म से यहूदी थी। इसने इस बात को तब बताया जब ये चारों लोग एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में, जब जर्मनियों ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया हुआ था। तभी ये पूरा परिवार जाके जर्मन में नाजी में छिपा हुआ था। उसी समय नाजियों ने क्या कर लिया? जर्मन पर अत्याचार बढ़ने लगे और नाजियों का जो अत्याचार था नीदरलैंड पर अधिक बढ़ा। और जब ये अधिक बढ़ा तो 1942 में इनका परिवार पूरा कहाँ छिप गया? इनके पापा की जो एक ऑफिस थी उसमें जाके छिप गया और 2 वर्षों तक वहीं पे छिपे रहे। तभी होता क्या, एक समूह ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में एकाग्रता के कैंप में भेज दिया। वहीं पे एनी फ्रैंक की टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है। इनके पापा सिर्फ जीवित बचते हैं और जब घर पे वापस पुनः एम्स्टर्डम में फिर आते हैं तो वहीं पे इस डायरी मिलती है। कहते हैं मेरी बेटी की बेजोड़ एक रिकॉर्ड है और इसको उन्होंने इंग्लिश से, जिसका नाम दे रखा डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से उसे इंग्लिश में प्रकाशित करवा दिया। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। आई होप आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे। दूसरा पैराग्राफ इसलिए इस प्रकार है, द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक। ये डायरी किसको दी गई थी? एनी फ्रैंक को मिली। तो वही लिखा, द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर द 13th बर्थडे। ये डायरी एनी फ्रैंक को एनी के 13वें बर्थडे पर, 13 लिखा हुआ है, 13वें बर्थडे पर मिली हुई थी। कौन से बर्थडे पर मिली थी? इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि डायरी यानी एनी फ्रैंक की वर्तमान समय में उम्र कितनी है? 13 वर्ष की। 13वां बर्थडे जब था तब एनी फ्रैंक को ये डायरी मिली हुई थी। एंड क्रोनिकल्स इवेंट, महत्वपूर्ण घटनाएं ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन की, फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1942, यानी कि 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, क्रोनिकल्स इवेंट्स हुए, उन सब का रिकॉर्ड था इसमें। किसमें था? डायरी में। कब से कब तक का था? 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 के बीच में। बात समझ रहे? 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 के बीच जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं एनी फ्रैंक के साथ में हुई थी, उन सारी घटनाओं का समावेश एनी फ्रैंक ने इस डायरी में किया हुआ था। तो मोटा मोटा मान सकते हैं लगभग 2 साल के आसपास, 42 और 244, उसमें 12 जून और जुलाई अगस्त, 2 साल का पूरा यहाँ पर लेखा चिट्ठा दे रखा था। इट वाज इवन एक्चुअल
ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, किस भाषा में किया गया था, डच भाषा में, इनटू मैनी लैंग्वेजेज, बाद में क्या किया गया, कई भाषाओं में किया गया, एंड बिकम, और ये बन गई वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये क्या किया गया, पहले ये डच भाषा में की गई, फिर इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया, और ट्रांसलेट करने के बाद में ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई, का वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। कब बनी, पहले जब, क्योंकि ये 2 वर्षों का यहाँ पर समावेश किया गया था, 42 से लेकर 44 के बीच में एनी फ्रैंक के साथ में जो भी क्रॉनिकल घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं का एनी फ्रैंक ने इसमें जिक्र किया, और डच भाषा में, और उसके बाद कई भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया, इसलिए संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन चुकी थी। आगे चलते हैं। देयर हैज आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इसके बाद क्या हुआ, इसी पर डिपेंडेड, इसी पर आधारित कई फिल्में भी बनी, टेलीविजन पे कार्यक्रम भी आयोजित हुए, एंड थिएटिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा, क्या क्या किया गया इसमें, क्या क्या बना इसमें, ये लिखा है इसी डायरी पर आधारित कुछ फिल्में बनी, टेलीविजन नाटक बने, नाटकों का निर्माण किया गया, और एक ओपेरा भी बना। क्या क्या बना, इसी डायरी पर आधारित कई फिल्में भी बनी, टेलीविजन पर कई नाटक भी बने, और एक ओपेरा भी बना दिया गया। बेस्ट ऑन डायरी, बेस्ट का मतलब होता है आधारित, ऑन डायरी इस डायरी पर, इस डायरी से रिलेटेड कई सारी फिल्में बनी, टेलीविजन पर कई सारे नाटक भी बने, और एक ओपेरा भी बनाया गया इसी पर। डिस्क्राइब्ड, जो वर्णन करता था, एज द वर्क, काम को, ऑफ ए नेचुरल एंड सिग्नी इंसाइटफुल माइंड, किसको यहाँ पे बताता था, इंसाइटफुल ऑफ माइंड, ये लिखा है एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित था। मतलब क्या हुआ, इस डायरी में मैचुरल एंड इंसाइटफुल माइंड, मतलब क्या क्या हुआ, अंतर्दृष्टि, परिपक्व अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित किया गया। इस डायरी में बहुत कुछ बताया गया कि नाजी कैसा व्यवहार करते थे यहूदियों पर, नीदरलैंड में जब गए वहाँ कैसा व्यवहार हुआ यहूदियों पर, पूरी चर्चा की डायरी में। आगे गए, द डायरी प्रोवाइड्स, डायरी प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराती थी, क्या उपलब्ध कराती थी, एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डायरी डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, डेली लिखा हुआ है, डेली डिस्क्राइब लिखा हुआ है, डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब क्या हुआ, जो ये डायरी थी नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण करती थी। जो ये डायरी थी, इस डायरी में एनी फ्रैंक ने बता रखा था कि जो नाजी लोग हैं वो इस सत्ता में आकर रोजमर्रा की ज़िंदगी में किस प्रकार से यहाँ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से यहाँ लोगों के साथ निरीक्षण किया जाता है। इस डायरी में यहाँ पे एनी फ्रैंक जो थी इसने पूरे वर्णन कर रखा था, वह यहाँ दे रखा है, द डायरी प्रोवाइड्स उपलब्ध कराती थी, इंटीमेट अनिवार्य रूप से, एग्जामिनेशन उदाहरण को, ऑफ डेली लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन जो नाजी का व्यवसाय था, नाजी की सत्ता थी, किस प्रकार से लोग व्यवहार करते थे, इस डायरी में एनी फ्रैंक ने सारा कुछ वर्णन कर रखा था। एनी फ्रैंक हैज बिकम, एनी फ्रैंक बन गई वन ऑफ द मोस्ट रिनवार्ड एंड डिस्गस्ट ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। क्या बताया, ये लिखा है एनी फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन चुकी थी। जो एनी फ्रैंक थी क्या बन चुकी थी, होलोकास्ट की सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तक, जो कि उसके नाम पे ऐसी पुस्तकें बनी हुई थी, इसलिए वह सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक और चर्चित में रहने वाली शिकार बन चुकी थी। क्योंकि उस समय यहाँ पे एक ही बात चलती थी, जहाँ भी देखो एनी फ्रैंक एनी फ्रैंक एनी फ्रैंक, टीवी पर भी एनी फ्रैंक,
नाटक पर भी एनी फ्रैंक, पिक्चरें बन रही एनी फ्रैंक, तो ये बहुत चर्चित में हो चुकी थी। कौन? एनी फ्रैंक। आई होप आप सभी इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार मैं इसका समरी कर देता हूँ। अंततः इसका क्या हुआ, वास्तविकता भाषा से अनुवाद कई भाषाओं में किया गया, डच में कई भाषा किया गया, सबसे अधिक पढ़ने जाने वाली किताब भी बन गई, और इसमें टेलीविज़न फिल्में बनी, टेलीविज़न के नाटक बने, ओपेरा भी बना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आधारित भी की गई। और क्या हुआ, परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम पर करने वाले कई वर्णन भी किया गया इस पर। और नाजी के सत्ता में रोज़मर्रा के कार्य कैसे किए जाते थे वो भी एनी ने बता रखा था यहाँ पे। और एनी फ्रैंक होलोकॉस्ट की सबसे ज़्यादा जानी चर्चित वाली शिकार भी बन चुकी थी। चलते हैं अगले पर। कह रहे राइटिंग इन डायरी, डायरी को लिखना एज है ए रियली, वास्तव में स्ट्रेंज, अजीब एक्सपीरियंस, अनुभव फॉर समवन लाइक मी, मेरे तरीके से किसी को भी डायरी लिखना एक अजीब हो सकता है, अजीब लगता है, अजीब प्रकार से होता है। ये बात कौन बता रही है? एनी फ्रैंक बता रही है। नॉट ओनली बिकॉज, नॉट ओनली इसलिए नहीं, आई हैव नेवर रिटन, क्यों मैंने कभी नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं लिखा हुआ था, एनी थिंग बिफोर, इससे पहले कभी, इसलिए मेरे लिए अजीब हो रहा था क्योंकि इसके पहले मैंने कभी डायरी नहीं लिखी थी, कुछ लिखा ही नहीं था। और जब कुछ लिखा नहीं था, जिस व्यक्ति ने कभी कुछ किया ही ना हो और उसके बारे में उसे करना हो, तो अजीब होगा कि नहीं होगा? वही एनी फ्रैंक कह रही है, मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं था। और मत जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना कितना अजीब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज, मैंने लिखा ही नहीं था, नॉट ओनली बिकॉज, और कैसे नहीं लिखा था, कभी लिखा ही नहीं था इसने, इसलिए इसे कैसा लग रहा था? अजीब लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि इससे पहले इसने कुछ लिखा नहीं था। बट आल्सो बिकम इट सीम्स टू मी, ये लेकिन ये मुझे प्रतीत होता था, दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द नर्सिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। क्या बताया गया? क्या बताया? ये लिखा है नो आई नॉर एनी एल्स, एनिमल इज, ना तो मैं और ना कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि रखेगा, इन द नर्सिंग, एक छोटी सी बच्ची में, ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की नर्सिंग की स्कूल में, यानी कि छोटी सी बच्ची जो विद्यालय में जाती है, उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं रखेगा, इसलिए मुझे लिखने की रुचि नहीं हो रही थी। ये बात कौन बता रही है? एनी फ्रैंक। और क्या कहा उसने? ये लिखा है ओहो वेल इट डज नॉट मैटर, फिर उसने क्या कहा? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि मैं 13 वर्ष की हूँ, 12 वर्ष की हूँ, सिर्फ शब्दों का सही समावेश होना चाहिए, इस बात से कोई मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक, मैंने महसूस किया, राइटिंग लिखना प्रारंभ किया, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई, क्या बताया उसने? ये कह रही है आई फील लाइक राइट, मैं लिखना चाहती हूँ। ये बात कौन बता रही है? एनी फ्रैंक कह रही है आई फील लाइक राइट, मैं लिखना चाहती हूँ, एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, सभी प्रकार की वस्तुओं की, ऑफ माई चेस्ट, बाहर निकालने की। एनी फ्रैंक ने क्या कहा कि जो भी मेरे दिल में है, जो भी मेरे माइंड में है, उन सभी चीज़ों को मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बट मैं अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकालना चाहती हूँ। ये बात किसने बताई? एनी फ्रैंक ने। क्यों? साफ साफ कह दिया कि मैं लिखना चाहती हूँ, कोई लाइक करे या लाइक ना करे, आई डोंट केयर, बट मैं अपने दिल में जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को बाहर निकालना चाहती हूँ। तो उसने क्या किया? पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर बहुत धैर्य रखता है, देन पीपल, लोगों से ज़्यादा। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर होता है मनुष्यों से कहीं ज़्यादा धैर्य रखता है। आई थॉट, मैंने विचार किया, ऑफ दिस सेइंग, ऐसा कहते हुए, ऑन वन ऑफ दोज डेज, इन दिनों। कह रही है
इंद्रिय कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है। मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों विचार किया। किन दिनों? उस समय की बात बता रही है जब वहाँ पे समस्या चल रही थी। उस समय की बात बता रही है कि मैंने विचार किया हुआ है कि जो पेपर होता है मनुष्यों से कहीं ज़्यादा धैर्यवान होता है, सहनशील होता है, ऐसा इसने विचार किया। और क्या बताया? When I was feeling, जब मैंने महसूस किया a little depressed, कैसा? लिटिल डिप्रेस का मतलब क्या होता है? उदासी अनुभव कर रही थी। कौन कर रही थी उदासी अनुभव? ये एनी फ्रैंक। ए लिटिल डिप्रेस एंड वाज सिटिंग, और बैठी हुई थी एट होम, घर पर, विथ माई चिन इन माई हैंड। चिन का मतलब होता है ठुड्डी, और हैंड का मतलब हाथ पे, ऐसे हाथ पर रख लिया और सोच में बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? एनी फ्रैंक। वही लिखा यहाँ पर है, मैं अपनी ठोड़ी को पकड़े घर बैठी हुई थी, यानी अपनी ठोड़ी को पकड़कर घर पे आराम से बैठी हुई थी, सोच रही थी। और क्या बताया? बोर्ड एंड रेस्टलेस। बोर का मतलब होता है, नहीं कहते आई एम बोरिंग नाउ, अब मुझे उबन हो रही है, तो उसी प्रकार से इसे भी लग रहा था। उदास, शक्तिहीन तथा यह सोचती हुई बैठी हुई थी। कैसी थी? उदास भी थी, शक्तिहीन थी। शक्तिहीन क्यों दे रखा है? लिस्टलेस का मतलब होता है शक्तिहीन, बोर्ड का मतलब होता है उदास। वॉन्डरिंग, आश्चर्यचकित थी, वेदर डू स्टे इन और गो आउट, कि मैं यहाँ रहूं या यहाँ से बाहर जाऊं, इस बात को लेकर ये उदासी से बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? एनी फ्रैंक। बात समझ रहे हो? वह लिखा है, क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, इस बात को लेकर एनी फ्रैंक उदास बैठी हुई थी। और क्या कर रही थी? आई फाइनली, और मैंने अंत में स्टेड, रुकी रही, वेयर आई वाज, जहाँ पर मैं थी। अंत में इसका डिसीजन ये हुआ कि मैं जहाँ पर हूँ यहीं पे रहूँगी। ये डिसीजन किसने लिया? एनी फ्रैंक ने लिया। और क्या बताया? ये लिखा है ब्रोडिंग का मतलब क्या है दोस्तों? विचार करना। वही लिखा आई वाज ब्रोडिंग, अंत में मैंने विचार किया। क्या विचार किया? कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर रहूँगी। यस हाँ। पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंस, पेपर डज हैव, पेपर रखता है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि मैंने ये विचार किया पेपर बहुत देर रखता है। एंड से निश्चित रूप से आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट anyone else read his strip-backed notebook, grandly referred to as a diary। क्या बताया इसने? ये लिखा यहाँ पर है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर निश्चित रूप से अधिक धैर्य रखता है। एंड से निश्चित रूप से आई एम नॉट प्लानिंग, मेरी योजना नहीं है, टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि लोग ज़्यादा पढ़ें, दिस स्ट्राइप बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड एज अ डायरी, जिसे लोग डायरी कहते हैं। मैं ये विचार करती हूँ कि इसे अधिक से अधिक पढ़ें। और कब तक पढ़ें? अनलेस, जब तक आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे क्या ना मिल जाए? एक वास्तविक मित्र ना मिल जाए, तब तक लोग इसे क्या करें? अधिक से अधिक पढ़ें। इट प्रोबेबली, यह शायद, वाज नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, क्या ये लिखा है यहाँ पर है, इट शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता है। इट प्रोबेबली नॉट मेक अ बिग डिफरेंट, शायद इससे कोई खास अंतर नहीं होगा, खास डिफरेंट नहीं होगा, खास परिवर्तन नहीं होगा, जब तक मुझे कौन नहीं मिल जाता है? एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता है, तब तक इस डायरी को अधिक से अधिक पढ़ा जाए। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। चलते हैं इस पैराग्राफ पर लिखा है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उसी बात पे आती हूँ जब मुझे एक डायरी रखने के लिए फोर्स किया हुआ था। नाउ आई एम बैक, मैं पुनः वापस आती हूँ, टू द पॉइंट, उसी बिंदु पर, दैट प्रॉम्प्टेड, जो मुझे, प्रॉम्प्टेड का मतलब रुझान होना होता है, टू मी कीप ए डायरी, यानी एक डायरी रखने के लिए प्रॉम्प्टेड किया हुआ था, उकसाया हुआ था, बताया हुआ था, रुझान दिलाया हुआ था।
इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार में। चलते हैं उसी स्थान पर, चलते हैं उसी बात पर चलते हैं जब सर्वप्रथम मुझे डायरी रखने के लिए बताया गया था। क्या बताया? पहले पहलू पर चलते हैं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? एक कोई मित्र नहीं है, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। ये लिखा है आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास क्या नहीं है? कोई एक मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, अब मैं क्या कर देती हूँ? पूर्णतया स्पष्ट कह देती हूँ। वह लिखा है लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं पूर्णतया स्पष्ट कर देती हूँ। सिंस, निश्चित रूप से। वन विल बिलीव, नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा। दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 वर्ष की लड़की किस प्रकार से इस संसार में अकेली हो सकती है, इस बात को मैं पूर्णतया क्लियर कर देती हूँ। वही लिखा है लेट मी पुट इट मोर क्लियर, मैं इसे पूर्णतया स्पष्ट कर देती हूँ। सिंस नो वन बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा। दैट अ 13-year-old गर्ल, 13 वर्ष की एक लड़की इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, के संसार में पूर्णतया अकेली होगी। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। जैसा कि लोग ऐसा मानेंगे कि 13 वर्ष की लड़की पूर्णतया संसार में अकेली नहीं हो सकती है, और ऐसा मैं भी कहती हूँ। एंड आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँ। आई हैव अ लवली फ्रेंड, मेरे पास प्यारे मम्मी पापा हैं। आई हैव लवली पेरेंट्स, मेरे पास सुंदर मम्मी पापा हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और 16 वर्ष की एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और 30 लोग हैं। कहाँ पे? अबाउट 30 पीपल, 30 लोग हैं। कैन आई कॉल फ्रेंड, जिनको मैं मित्र पुकार सकती हूँ, जिनको मैं क्या कह सकती हूँ? मित्र बना सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ? जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ, बना सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक सुंदर परिवार भी है। लवली आंटी, प्यारी चाची भी हैं, चाचियाँ भी हैं। एंड ए गुड होम, और एक सुंदर घर भी है। क्या बताया? मेरे पास क्या है? प्यारे मम्मी पापा भी हैं, 16 वर्ष की एक बहन भी है, 30 लोग और परिवार में जिन्हें मैं मित्र बना सकती हूँ। मेरे पास एक सुंदर परिवार भी है, सुंदर चाचियाँ भी हैं, और एक सुंदर घर भी है। नो ऑन द सरफेस, इन सब के अलावा, आई सी, मुझे प्रतीत होता है, टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र के सिवाय। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे पास एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट, इन सब के बारे में जब मैं विचार करती हूँ। व्हेन आई एम विथ फ्रेंड, जब मैं अपने मित्र के साथ में होती हूँ। इज हैविंग ए गुड टाइम, और वो समय मेरे पास बहुत अच्छा समय होता है। कब? जब मैं एक अपने मित्र के साथ में होती हूँ। ऐसा विचार मैं करती हूँ कि मैं अपने मित्र के साथ में हूँ, यहाँ घूम रही हूँ, तो वो समय मेरे पास कैसा होता है? बहुत अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट बियरिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग थिंग्स, एवरीडे थिंग। लिखा आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं सिर्फ बातें करती हूँ। अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, जैसा कि प्रत्येक दिन घटनाएं घटती हैं, बस उसी बारे हम लोग सोचते रहते हैं। और क्या करते हैं? वी डोंट सीम टू एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम ज़्यादा क्लोज होते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। जब वही दिनचर्या हम सोचते रहते हैं, जिसके कारण हम ज़्यादा क्लोज होते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मैं भी शायद इट इज़ माई फॉल्ट, और शायद यही मेरी गलती है कि मैं अपने मित्रों से ज़्यादा क्लोज होते प्रतीत नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं दिन में डेली रूटीन में जो ही बातें होती सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, जिसके चलते मैं क्लोज नहीं हो पाती हूँ, और यही शायद मेरी गलती है। वही का यही समस्या है, और मैं भी शायद इट्स माई फॉल्ट, यही मेरी गलती है। दैट वी डोंट कॉन्फिड ईच अदर इन ईच अदर, एक दूसरे की, शायद यही हमारी एक दूसरे से भेद है, गलती है।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है भेद होता है, इन ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। इन अदर केस दूसरे मामलों में, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर द अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज। मतलब क्या हुआ, जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं वे लिखा यहाँ पर है, इन केस दैट हाउ थिंग, इन वस्तुओं को अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य रूप से क्या नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट रिलायबल बदल नहीं सकते, चेंज रिलायबल चेंज वास्तविकता में जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से क्लोज ही नहीं हो रहे हैं, अपनी बात बता नहीं रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं रहे। जब कॉन्फ्लिक्ट होंगे नहीं, भेद एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो हम ज़्यादा क्लोज भी नहीं होंगे, और जब क्लोज नहीं होंगे तो इसलिए हम क्या नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण से बदल नहीं पाते हैं। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, जब एक दूसरे को बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यही कारण है मैंने डायरी लिखना आरंभ किया। यही कारण है मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ वही उसने साफ साफ बता दिया है, दिस इज वाई, ये वही कारण है, आई हैव स्टार्टेड मैंने प्रारंभ किया है, द डायरी डायरी को लिखना, इसी कारण से मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ किया हुआ, क्योंकि जो क्लोज मित्र होता है अपनी भेद को बताता नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरी को अपना सच्चा मित्र बनाया और डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया है। एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my best, my friend, and I am going to call this friend Kitty। ये लिखा है enhance the imagination, इस कल्पना के बाद, this long awaited लंबी प्रतीक्षा के बाद, people in my imagination मेरी कल्पनाओं में, क्या बताया, ये लिखा है अपनी कल्पना इस विचित्र प्रचित्र चित्र को बढ़ाने के लिए, अपनी कल्पना में इन चित्रों को बढ़ाने के लिए। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन फैक्ट उन तथ्यों को समावेश करना, इन दिस डायरी इस डायरी में, मैं ऐसे तथ्यों को इस डायरी में समावेशित करना नहीं चाहती हूँ। कैसे तथ्यों को, द मोस्ट पीपल जैसा कि बहुत सारे लोगों ने, वुड डू किया है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने डायरी लिखा है, ऐसे तथ्य लिखे हुए हैं, मैं ऐसे तथ्यों को इस डायरी में लिखना नहीं चाहती हूँ। आई वॉन्ट द डायरी, मैं डायरी चाहती हूँ, टू बी माई फ्रेंड की मेरा मित्र बने, मैं डायरी को क्या बनाना चाहती हूँ, अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग, और मैं जा रही हूँ, टू कॉल पुकारने, दिस फ्रेंड इस मित्र को, किट्टी, इस डायरी को मैं किट्टी के नाम से पुकारने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो डायरी है मेरी सबसे अच्छी मित्र है, इसलिए मैं इस डायरी को किट्टी के नाम से पुकारती हूँ। ऐसा किसने बताया, एनी फ्रैंक ने। आइए अब इसे समझ चुके होंगे, चलते हैं आज के लास्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार है। ये लिखा है सेंस निश्चित रूप से, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाएगा, ए वर्ड इन शब्दों को, ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, जो मेरी ये डायरी है, डायरी में। ये लिखा है सेंस निश्चित रूप से, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाएगा, ए वर्ड एक शब्द, ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किट्टी, किट्टी में जो यहाँ पे स्टोरी मैंने लिखी है, यदि मैं अचानक किसी को बताने लग जाऊँ तो कोई भी इसका एक शब्द समझ नहीं पाएगा। इफ़ आई वर टू क्लोज, इस तत्व को राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच इन माई लाइफ, जो मैंने अपने जीवन के संक्षेप में से प्रोवाइड किया हुआ है, जो अपने जीवन के तथ्यों को इसमें क्या किया हो, बेटर अच्छे तरीके से, प्रोवाइड उपस्थित करा हुआ है, ब्रीफ संक्षेप में, स्केच ऑफ माई लाइफ अपने जीवन के तथ्यों को, जो मैंने अपने जीवन के तथ्यों में इस डायरी के संक्षेप में समझाया हुआ है। यदि मैं किसी को अचानक बताने लग जाऊं तो इस बात को कोई नहीं समझ पाएगा। और क्या लिखा है, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और ऐसे लोग क्या करेंगे, डिसलाइक ना पसंद करेंगे, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे, डिसलाइक, विचित्र लगेगा उनको,
देखना। माई फादर मेरे पापा, मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है प्यारे, फादर माने पिताजी। मेरे पिता कैसे पिताजी हैं? बहुत प्यारे पिताजी हैं। आई हैव एवर सीन, जिनको मैंने देखा था। डिडेंट मैरी, उन्होंने कभी शादी नहीं की। डिडेंट मैरी माई मदर, मेरी माता से, अनलेस ही वाज 30, अंक कितना लिखा हुआ है? 36। कितने के नहीं हो गए? जब तक मेरे पापा कितने के नहीं हो गए? 36 के, तब तक मेरे पापा ने मेरी मम्मी से क्या नहीं किया हुआ था? शादी नहीं किया हुआ था। इसके आगे कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका और समरी कर देता हूँ। सिंस नो वन वर्ड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाएगा ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी का टू किट्टी। किट्टी में जो मैंने डायरी, किट्टी के नाम की डायरी में जो मैंने यहाँ पे कहानियाँ लिखी हुई हैं, इस कहानी कोई नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू क्लोज, जब तक, क्लोज का मतलब तत्व, इन राइट इन, जो यहाँ पे तत्व हैं उन तत्वों को कोई नहीं समझ पाएगा। डिड आई बेटर प्रोवाइड, जबकि मैंने बेटर प्रोवाइड, अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है। ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के संक्षेप को। मच आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे? अचानक मैं अगर किसी को बताने लग जाऊँ तो डिसलाइक करेंगे। माई फादर मोस्ट एडोरेबल पापा, मेरे पिताजी सबसे प्यारे पापा थे। आई एफ सी, उन्होंने कभी नहीं देखा। डिडेंट मैरी, शादी करते हुए। माई मदर अंटिल वाज 36, जब तक कि वो कितने नहीं हो गए? 30 वर्ष के। जब तक वे 36 वर्ष के नहीं हो गए तब तक उन्होंने, मेरे पापा ने शादी नहीं की हुई थी। आई होप आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।